आज अपन पढ़ रहे हैं आरोह भाग 2 कक्षा 12 की काव्य खंड जो अपने चल रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिनका जन्म 1896 में मानते हैं, 98 में मानते हैं, 99 में मानते हैं। अपने को आरपीसी ने एक बार क्वेश्चन आया था 96 में माना था, 96 में याद कर लो। तो यहाँ देखो आप इनकी एक कविता है, इसमें बादल राग, यहाँ पर बादल इसमें क्रांति का प्रतीक है। अनामिका काव्य संग्रह, ये जो बादल राग कविता है इनकी किस काव्य संग्रह, किस कविता संग्रह से ली गई है? अनामिका काव्य संग्रह से ली गई। बादल राग कविता इनके किस काव्य संग्रह से ली गई? अनामिका। अनामिका में इसके 6 खंड हैं। कितने 6 खंड है? 6 खंड है। उसमें से यहाँ अपने जो लिया गया है किताब में वो इसका 6ठा खंड है। कौन सा खंड है? 6ठा खंड। और ये एक प्रगतिवादी कविता है, प्रगतिवादी कविता। और यहाँ पर बादल क्रांति का प्रतीक है, आपको मूल रूप से ध्यान रखना है। देखिए इसकी व्याख्या करते हैं। बादल राग कीर्ति है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुखी छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से, सजग सुप्त अंकुर उर में पृथ्वी के आशाओं से, नव जीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ये विप्लव के बादल। यहां तक जो अपने देखा है, इसमें कवि ने जो बादल है उनको विप्लव और क्रांति का प्रतीक बताया है। किसका प्रतीक बताया है? विप्लव और क्रांति का प्रतीक बताते हुए वो कह रहे हैं कि इसमें देखो आप शब्दार्थ देख लो, कठिन पहले ज्यादा तो नहीं है। तीर्थी यानी तैरना, समीर यानी हवा, और आगे तीसरी लाइन में दग्ध, दग्ध यानी तपा हुआ या तप्त कर सकते हो। विप्लव, विप्लव यानी कि प्रलय, और निर्दय तो जिसमें दया नहीं हो। प्लावित, प्लावित यानी कि बहा दिया गया हो या कोई बाढ़ आ गई हो। रणतरी युद्ध की नौका होता है। भेरी का मतलब बड़ा ढोल होता है, और सुप्त यानी सोया हुआ होता है। बस यही है, ज्यादा कुछ इसमें शब्दार्थ नहीं है। अब इसकी व्याख्या करते हैं कि यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादल को संबोधित करते हुए कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुखी छाया। तिरती है मतलब तैरती है। किसके ऊपर? समीर सागर, समीर कहते हैं हवा, कि हवा रूपी सागर पर, रूपक अलंकार है कि हवा रूपी सागर के ऊपर तैर रही है। क्या तैर रही है? अस्थिर सुख पर दुख की छाया। सुख कैसा होता है? अस्थिर होता है। और मानो वो बादल इस प्रकार तैर रहे हैं जैसे कि अस्थिर सुख के ऊपर दुख की छाया तैरती रहती है। नेक्स्ट, जग के दग्ध हृदय पर, जो संसार है उसका जो दग्ध हृदय है, यानी कि उसका हृदय कैसा हुआ है? जला हुआ है, तपा हुआ है, तप्त है, परेशान है लोगों से, यानी कि जो लोगों का शोषण हो रहा है उसे वहां के लोग पीड़ित हैं। कि जग के दग्ध हृदय पर, कि संसार के तपे हुए हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। निर्दय जिसको दया नहीं आती हो, विप्लव यानी कि प्रलय की प्लावित माया यानी कि बहा देने वाली माया, एक तरह से परिवर्तन। यह तेरी रणतरी, रणतरी कहते हैं युद्ध की नौका। कि ये जो हवा रूपी जो बादल आकाश में तैर रहे हैं, मानो उनमें युद्ध की नौका उनमें बैठकर उनके बीच में ही तैर रही हो। जैसे बादलों को क्रांति का प्रतीक बताया तो वो बादल ऐसे लग रहे हैं कि मानो उनके ऊपर क्या बैठी हुई हो? युद्ध की नौका उनके ऊपर बह रही हो। और जैसे अपन समुद्र में नौका चलती है, उसी प्रकार जो समीर रूपी सागर है, वायु रूपी सागर है, ऊपर आकाश में जो तैर रहे हैं बादल, वो मानो युद्ध की नौका के समान तैर रहे हों भरी आकांक्षाओं से। और वो जो बादल है उनमें मानो कई सारी आकांक्षाएं भरी हुई हो, यानी कि जो निम्न मध्यम वर्ग है जिनका शोषण हो रहा है, उनकी कई सारी इच्छाएं हैं उनसे। जैसे मान लो क्रांति होती है तो क्रांति से कई लोगों की इच्छाएं होती है कि क्रांति होगी, फिर हम स्वतंत्र होंगे, हमें ये सुविधाएं मिलेगी, कुछ परिवर्तन आएगा। यानी कि कई लोगों की क्या होती है? उसमें आकांक्षाएं होती है। तो उनमें कई भरी आकांक्षाओं से, उसमें कई लोगों की आकांक्षाएं भरी हुई है। घन, घन यानी कि बड़ा, और भेरी यानी कि बड़ा ढोल, गर्जन से सजग सुप्त अंकुर। और ये जो बादल हैं मानो बड़ा जो ढोल होता है, नगाड़ा, जिसे घोर गर्जन करता है, उसी प्रकार ये बादल भी बहुत जोरदार गर्जन करते हैं। सजग सुप्त अंकुर, सुप्त यानी कि सोया हुआ,
और अंकुर यानी कि जो जमीन से छोटा सा बीज हल्का सा अंकुर निकलता है ना, कि वो छोटे छोटे अंकुर भी सोए हुए से वो भी क्या हो जाते हैं, सजग हो जाते हैं। किसकी आवाज को सुन के, बादलों की आवाज। अब बादलों की आवाज को सुन के देखो अंकुर कैसे सजग हो जाते हैं, क्योंकि उनको पानी मिलेगा तो धीरे 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 पौधे के रूप में आगे बढ़ेंगे। ये तो हुआ प्रकृति से संबंधित। जैसे बादल का एक किसान के रूप में, निर्माण के रूप में जो परिवर्तन होगा कि बारिश नहीं हो रही है, कहीं बादल ऊपर हवा में ऐसे तैरते रहे। अब मान लो किसान उनकी तरफ देख रहा है, आशाओं से आकांक्षाओं से भरा हुआ कि जैसे बादलों से बारिश होगी तो धरती का अंकुर भी मान लो सजग हो गया। जैसे उनमें गर्जना हुई ना, तो उनको लगने लगा कि अब बारिश होगी, तो वो भी अंकुर भी सजग हो गया, मान लो सावधान हो गया। अब दूसरा रूप देखो, क्रांति का रूप। जैसे ही क्रांति की आहट होती है, बादल का गरजना मतलब क्रांति की आहट होना, लोगों को लगने लग जाता है भाई अब क्रांति होने वाली है। तो जो निम्न लोग हैं, बिल्कुल छोटे तबके के जो लोग हैं जिनका बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है, वो सजग हो जाते हैं कि अब कुछ परिवर्तन होगा समाज में, भ्रष्टाचार मिटेगा, गरीबी मिटेगी, बेरोजगारी मिटेगी। तो वो उनमें वो भी क्या हो जाते हैं, सजग होता है। यानी कि अंकुर का मतलब यहाँ पर कह सकते हैं निम्न तबके के शोषित लोग हैं जो भी क्या हो जाते हैं, सजग हो जाते हैं। पूर्व में पृथ्वी के आशाओं से, और मानो इस पृथ्वी के हृदय में आशाओं से, पृथ्वी के हृदय में आशाओं का संचार होने लगता है, नव जीवन की, नए जीवन का संचार होने लगता है। ऊंचा कर सिर, और वो निम्न लोग भी ऊंचा सिर करके देखने लगते हैं, ताक रहे हैं, यानी कि देख रहे हैं ये विप्लव के बादल, ये विप्लव के, विप्लव यानी कि, विप्लव यानी कि हमने कहा था प्रलय, कि ये प्रलयकारी जो बादल हैं उनको मानो निम्न जो छोटे छोटे अंकुर है वो भी ऐसे निर्भय होकर ताक रहे हों कि कुछ परिवर्तन होगा। जैसे बारिश होगी तो अंकुर फूटेंगे, और जैसे क्रांति होगी तो जो शोषित लोग हैं वो अपने शोषण से बाहर आ जाएंगे, उनका कोई शोषण नहीं करेगा, यानी कि समाज में कोई नया परिवर्तन आ जाएगा। फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। इसका अर्थ देखिए अब, फिर यानी कि बार बार, फिर यानी कि और कह सकते हो, बार बार गर्जन यानी कि जैसे ही बादल फिर यानी कि बार बार गर्जना करते हैं। वर्षण है मूसलाधार, वर्षण यानी कि वर्षा होना, और मूसलाधार यानी कि तेज बारिश होना, कि गर्जन कर करके वो जैसे वो जोरदार बारिश करते हैं। हृदय थाम लेता संसार, ये संसार अपने हृदय को थाम लेता, मतलब जो पूंजीपति जो वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, जो लोगों का शोषण करने वाला वर्ग है, शोषक वर्ग है, वो अपना हृदय थाम लेता है। क्या क्रांति हो गई? अब क्रांति होगी तो नुकसान किसको होगा? आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका तो फायदा ही होता है हमेशा। पूंजीपति वर्ग का ही तो होगा। तो हृदय थाम लेता संसार, जैसे ये बादल गरज गरज जोरदार बारिश करते हैं और ये क्रांति की आहट सुनाई देती है, वैसे पूंजीपतियों को तो अपने हृदय को जैसे थाम लेते हैं। सुन सुन घोर वज्र हुंकार, बिजलियां कड़कती ना बादलों में, वज्र के जैसे वज्र से प्रहार किया जा रहा हो मान लो बादलों के ऊपर, तो वो बादल क्रांति का प्रतीक है कि उनकी घोर हुंकार सुन के क्या क्रांति होने वाली है, उसको सुनकर वज्र हुंकार, और वो जो उनकी जो घोर आहट है, बादल जो कड़कते हैं जोर जोर, उनमें बिजलियां कड़कती है, वो मानो उस क्रांति की घोर हुंकार हो, लोगों की बहुत बड़ी हुंकार हो कि अब समाज में परिवर्तन होगा। असनी पात से स्थापित उन्नत सत सत वीर, सत विकसत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। असनी पात होता है वज्रपात, कठोर आघात करना, कठोर चोट करना, से स्थापित उन्नत सत सत वीर, और उसे स्थापित मानो ये उन्नत सत सत वीर, या बादलों को उन्नत क्या कहा है? सत सत सौ वीर, मानो ये बादल कैसे हैं? वीरों के समान हैं, जिन पर मानो वज्रपात किया गया फिर भी ये नहीं घबराए हो। बिजलियां कड़क दी ना बादलों के ऊपर, अब मानो जैसे क्रांति होगी तो पूंजीपति वर्ग उसको दबाने की कोशिश करेगा, वज्रपात की तरह उनको दबाने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी वो 100 वीरों के समान मैदान में डटे रहते हैं, घबराते नहीं हैं। सत विकसत हत अचल शरीर, और जब वो उनके ऊपर प्रहार होता है, यानी कि क्रांति होती है, तो लहूलुहान, सत विकसत लहूलुहान हो जाते हैं, बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। हत यानी कि मारा हुआ, अचल शरीर, उनका शरीर मानो घायल हो जाता है, लहूलुहान हो जाता है। गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, फिर भी वो अपने धैर्य को धारण करके रखते हैं। गगन स्पर्शी मतलब
गगन को स्पर्श करने की स्पर्धा में वो धैर्य को धारण करके रहते हैं, घबराते नहीं है और क्रांति को आगे बढ़ाते चलते हैं। हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, छोटे पौधे लघुभार यानी कि छोटे आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी हंसते हैं। लघुभार उनमें कोई भार ही नहीं है, उनके पास कौन सी तिजोरी है जो लुट के जाए। लघुभार इनके हल्के होते हैं ना, गरीब होते हैं ना, तो वो तो हंसते हैं, भाई अच्छी बात है, क्रांति आ रही है, परिवर्तन होगा। और छोटे पौधे, कितना ही तूफान आए, छोटे पौधों का कुछ बिगड़ जाएगा, वो टूट देगा आंधी तूफान में। घबराहट किनको होती है? बड़े पौधों को। आंधी तूफान में देखा होगा आपने, सबसे पहले बड़े पौधे टूटते हैं, यानी कि बड़े पौधे पूंजीपति लोग, बड़े बड़े आदमी, वो टूटेंगे सबसे पहले, क्योंकि बेईमानी से, भ्रष्टाचार से जो लोग पैसा कमाएंगे उनको ही तो घबराहट होगी। नॉर्मल गरीब सिंपल आदमी को कहीं की घबराहट होगी? तूफान आए, कुछ में आए, उस छोटे से पौधे का क्या बिगाड़ेगा तूफान, उसमें तो पानी गिरेगा तो और अच्छा होगा ना। तो यहाँ एक आएगी कि हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, यानी दलित शोषित वर्ग के जो प्रतीक है ये पौधे, वो हंसते हैं। सस्य पार, सस्य हरा, कि चारों तरफ हरियाली छा जाती है, यानी कि चारों तरफ क्रांति होने से परिवर्तन होगा तो चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हो जाए। हरा रंग खुशी का प्रतीक है एक तरह से, तो चारों तरफ खुशहाली आ जाएगी। हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते। ये हिल हिल कर, खिल खिल कर, हाथ हिला हिला कर तुझे बुला रहे हैं, यानी कि सब सपोर्ट कर रहे हैं क्रांति का, भाई करो वीरो, तुम क्रांति करो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। तो वो छोटे पौधे हिल हिल कर बादलों को बुला रहे हैं कि पानी गिरने दो, पानी गिरने दो, ताकि हम भी आगे बढ़े। विप्लव रव से, ये प्रलय की जो ध्वनि है, विप्लव रव यानी कि प्रलय की जो ध्वनि, यानी कि बारिश होने पर जो बाढ़ आएगी उससे छोटे ही शोभा पाते, उससे छोटे पौधे ही शोभा पाते, यानी कि लघु मानव। छोटे पौधे से मतलब, छोटे से मतलब लघु मानव, जो निम्न गरीब आदमी है, मजदूर है, वही से शोभा पाता है, वही से संपन्न होता है, प्रसन्न होता है। आगे देखो, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन। फिर आगे कवि कहता है कि ये जो अट्टालिका मतलब महल, ये बड़े बड़े जो बिल्डिंग है, बड़े बड़े भवन है ना, ये भवन नहीं है, ये क्या है? आतंक भवन है। ये डराते हैं गरीबों को, गरीबों का शोषण करते हैं। कि अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन है ये, कि ये महल नहीं है, ये क्या है? आतंक फैलाने वाले भवन है। आतंक भवन का है उनको। सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, और हमेशा ये पंख पर यानी कि कीचड़ पर। जब जल में विप्लव होता है, यानी कि जल विप्लव प्लावन, यानी कि जल में विप्लव आता है, बाढ़ आती है, तो वो हमेशा किसमें आती है? नीचे कीचड़ में तो आती है, उसी में परिवर्तन होता है। शुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, और जो शुद्र यानी कि छोटा, प्रफुल्ल यानी कि प्रसन्न, जलज यानी कि कमल से सदा छलकता नीर, देखा होगा आपने, जो बिल्कुल छोटा खुशनुमा एक जल यानी कि कमल हमें दिखता है, उससे हमेशा नीर छलकता रहता है। उसके ऊपर पानी डरता है क्या? यानी कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो खुशी होता है, उससे प्रसन्न ही होता है कि छोटे लोगों में इनका बुरा प्रभाव नहीं होता। जब भी क्रांति होती है, निम्न मध्यम वर्ग को फायदा ही होता है, कोई ना कोई परिवर्तन होता ही होता है। रोग शोक में भी हंसता है, ये रोग में, शोक में यानी कि दुख में भी हंसते रहते हैं। शेषव का सुकुमार शरीर, यानी शेषव का सुकुमार शरीर यानी कि लघु, जो निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब हैं, उनका सुकुमार शरीर, यानी कि शेषव उसी के लिए कहा, छोटे बच्चे का जो शरीर है, वो रोग में और दुख में भी जिस प्रकार हंसता रहता है। छोटे बच्चों को क्या पता भाई मेरे क्या हो रहा है, उसको क्या दुखी, शोक को क्या जाने वो, दुख क्या जाने वो, तो वो पीड़ा में और रोग में भी जैसे शेषव का, छोटे बच्चे का सुकुमार यानी कि कोमल शरीर हंसता रहता है, उसी प्रकार ये भी हंसते रहते हैं। फिर आया आगे, रुद्ध कोष है शुद्ध तोष, रुद्ध कोष है शुद्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। देखो अब उनके लिए कहा है, पूंजीपतियों के लिए, रुद्ध यानी कि रुका हुआ, कोष यानी कि खजाना, शुद्ध यानी कि कह सकते हो आप आसान या क्रुद्ध, और तोष यानी कि संतोष, कि उनका खजाना भरना रुका हुआ है, उससे उनको क्या आ रहा है? क्रोध आ रहा है। रुद्ध कोष यानी कि उनका, अब जैसे यानी कि गरीबों ने, मजदूरों ने, दलित वर्ग ने जैसे ही क्या कर दी? क्रांति कर दी, तो उनका खजाना भरना रुक गया, जैसे कि रुद्ध कोष है,
उनका कोष रुका हुआ है, खजाना भरना रुक गया है। और शुद्ध, इससे वो क्या हो रहे हैं, शुद्ध यानी कि क्रोधित हो रहे हैं, अशांत हो रहे हैं कि मेरा खजाना भरना रुक गया, यानी कि माल आना कम हो गया। उनको तोष यानी उनको संतोष नहीं है, फिर भी उनको संतोष नहीं है। आगे देखो उनकी क्या हालत होती है पूंजीपतियों की, कि अंगना अंग से लिपटे भी, कि अपनी प्रिय के अंगों से लिपट कर भी। डर लग रहा है ना, क्रांति कर दी लोगों ने, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, सभी खिलाफ क्रांति कर दी देश में। तो वो पूंजीपति घबरा जाएंगे कि अब कुछ ना कुछ होगा, परिवर्तन होगा। तो वो क्या करा, कवि ने कहा कि वो अपने प्रिय के अंगों से लिपट कर भी पूंजीपति आतंक अंक पर कांप रहे हैं। वो आतंकित, उनका अंक यानी कि हृदय है यहाँ पर, कि उनका हृदय आतंक से कांप रहा है। आगे देखो, धनी यानी कि धनवान, वज्र गर्जन से बादल, त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। और जो धनी वर्ग है, धनी यानी धनी वर्ग है, धनवान वर्ग है, वो वज्र गर्जन से भी, जो ये बादलों की गर्जना वज्र के समान हो रही है, यानी कि क्रांति की हुंकार भर लिए लोगों ने, उससे त्रस्त नयन, उनके नयन जैसे कि त्रस्त हो गए हो, दुखी हो गए हो, और उन्होंने अपना मुख ढांप लिया, यानी कि अपना मुख ढक लिया है। उनको डर लगने लगा है कि क्रांति होने वाली है। जीर्ण बाहु हे क्षीण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। फिर आगे किसान की स्थिति बताई है कि हे बादल, किसान की जो बाहु है यानी कि जो भुजाएं हैं वो कमजोर हो गई है। जीर्ण यानी कि कमजोर, जीर्ण बाहु, किसान की भुजाएं कैसी हो गई है, कमजोर हो गई है, जीर्ण हो गई है। हे क्षीण शरीर, क्षीण यानी कि क्षीण, बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, और उसका शरीर बिल्कुल क्षीण हो गया है, यानी कि कमजोर हो गया है, बिल्कुल दुबला पतला हो गया है। तुझे बुलाता कृषक अधीर, की हे विप्लव के बादल, चारों तरफ सूखा है, कहीं पानी की एक बूंद भी नहीं है, फसलें नष्ट होने वाली है, और तुझे ये अधीर, अधीर यानी कि व्याकुल, कृषक यानी कि किसान तुझे बुला रहा है। ये विप्लव के वीर, विप्लव के वीर किसी का, या बादलों को, कि हे विप्लव के वीर बादलों, तुम्हें अधीर यानी कि व्याकुल किसान बुला रहा है। वो उसकी भुजाएं कमजोर हो चुकी है, उसका शरीर क्षीण हो चुका है, बिल्कुल नष्ट होने वाला है, वो तुम्हें बुला रहा है। चूस लिया है उसका सार, किसान का जो सार तत्व है, उसकी जो सुविधाएं हैं, जो सुख है, जो थोड़ा बहुत उसको लाभ मिलता है, जो फसल मिलती है, उसको भी पूंजीपतियों ने पूरी तरह से चूस लिया है, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है। कान हार्ड मात्र ही है आधार। अब उस किसान का बेचारे का केवल हार्ड ही रह गया उसके शरीर में, मानो उसके शरीर का हार्ड मात्र ही उसका आधार बचा हुआ है। वो मतलब एक तरह से हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया है किसान, क्योंकि पूंजीपतियों ने मजदूरों का, किसानों का, गरीबों का इतना शोषण किया कि अब वो पूरी तरह से उभर भी नहीं पाते, कुछ भी नहीं रह पाते। उनका सार तत्व, उनके जीवन की जितनी भी खुशियां थी, जितने भी उनके सुख सुविधाएं थी छोटी मोटी, उन सबको भी पूंजीपतियों ने चूस लिया है। अब जिसे खून चूस लेने के बाद क्या बचता है शरीर में, हड्डियों का ढांचा। तो किसान के पास हार्ड मात्र ही है आधार, अब उसके जीवन का आधार मात्र क्या बचा है, हार्ड ही, हड्डियों का ढांचा ही बचा है। हे जीवन के पारावार, यानी कि लास्ट में बादल को जीवन का पारावार यानी कि समुद्र कहा है। हे जीवन के पारावार समुद्र के रूप में तुम बरसो, और किसानों के खेतों में पानी ही पानी, ताकि उनकी फसलें अच्छी हो जाए। और क्रांति के रूप में कहेंगे तो बादलों से, यानी कि क्रांति का आह्वान क्या है कवि ने, कि तुम क्रांति करो, जिससे तुम्हारा जो शोषण हो रहा है, तुम्हारे हार्ड मात्र ही बचे हैं, वो पूंजीपतियों के द्वारा तुम्हारा जो शोषण किया गया है, उसके खिलाफ तुम्हें क्रांति करनी चाहिए। ये लीजिए अपने छोटी सी कविता दी एक बादल रात।